नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के PCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी UPRO ARO की टेस्ट सीरीज चल रही थी, ये हम इसमें देख रहे थे टेस्ट नंबर 10, जिसमें हम 140 क्वेश्चन देखते हैं। 140 में से हम 3 पार्टों में इसको कवर करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो इसमें हम पहले में देखते हैं 50 क्वेश्चन, सेकंड में भी 50 क्वेश्चन देखते हैं और थर्ड में देखते हैं 40 क्वेश्चन। तो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम 51 से लेके 100 तक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है? ऑप्शन ए है इत्सिंग, ऑप्शन बी है हेनसांग और ऑप्शन सी है मातवालिन और ऑप्शन डी है फाहयान। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मातवालिन। यदि बात करें इत्सिंग की, इत्सिंग क्या था? इत्सिंग जो चीनी यात्री था, ये चीनी यात्री था और बौद्ध भिक्षु भी था, बौद्ध भिक्षु। यदि बात करें हर्षवर्धन की, ये हेनसांग की, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यदि बात करें हम फाहयान की, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है टेलर घाटी, अंटार्कटिका, पंजशीर घाटी, अफगानिस्तान, लोयर घाटी, पेरू, रेविड घाटी, USA। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, टेलर घाटी कहाँ है आपका? अंटार्कटिका में। पंजशीर घाटी कहाँ है आपका? अफगानिस्तान में। रेविड घाटी कहाँ है? USA में। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। ये लोयर घाटी कहाँ है आपकी? फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में। यदि हम पेरू की बात करें तो यहाँ पेरू में एक घाटी है माचू पिच्चू घाटी। कौन सी घाटी? माचू पिच्चू। घाटी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सौर कलंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? फर्स्ट है, ये सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग हैं, इनका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोनों सही हैं। सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग हैं और इसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि बात करें सौर कलंक की, तो ये क्या होता है? सूर्य की सतह पर दिखने वाले अस्थायी काले धब्बे होते हैं। सूर्य की सतह पर दिखने वाले
अस्थाई क्या होते हैं? काले धब्बे होते हैं। जो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। किसके कारण बनते हैं ये धब्बे? ये धब्बे जो बनते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण बनते हैं। किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण बनते हैं। इनकी जो संख्या घटती बढ़ती है वो 11 साल में घटती बढ़ती है। इनकी संख्या 11 साल में घटती बढ़ती है। फोटोस्फीयर में ये अस्थायी घटनाएं हैं। ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं वो फोटोस्फीयर में अस्थायी घटनाएं हैं, जहां तापमान लगभग अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नॉर्वे का तट फ्योर्ड तट का सुंदर उदाहरण है। इस तट का निर्माण हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे अंशतः धंस जाने से हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास ए आर दोनों सही हैं। एक सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, नॉर्वे का तट फ्योर्ड तट का सुंदर उदाहरण है, सही है। इस तट का निर्माण हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे अंशतः धंस जाने से हुआ है। आपका ये भी ठीक है, दोनों सही हैं। व्याख्या भी करता है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। यदि हम फ्योर्ड तट के बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं? समुद्र में लंबी और गहरी खाड़ियाँ होती हैं। लंबी, संकरी और गहरी खाड़ियाँ होती हैं जो ग्लेशियर के द्वारा कटने से घाटियाँ बनती हैं। और इनके जो किनारे होते हैं, फ्योर्ड तट के जो किनारे होते हैं, किनारे कैसे होते हैं? वो ढाल वाले होते हैं, ढाल वाले। ये समुद्र तट से जुड़ी होती हैं, समुद्र तट से जुड़ी होती हैं खाड़ियाँ, ये घाटियाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? बोलीविया पेरू, चिली अर्जेंटीना, ब्राज़ील बोलीविया, पेरू और चिली। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चिली और अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि इनमें से क्या नहीं प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है, पूंजी की प्रति इकाई पर कम उत्पादन प्राप्त होना, पूंजी की प्रति इकाई पर अधिक उत्पादन प्राप्त होना, और एक निश्चित स्तर की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में निवेश करना अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्य संकेतक नहीं है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, पूंजी की प्रति इकाई पर कम उत्पादन होना ये तो सही है, और पूंजी की प्रति इकाई पर अधिक उत्पादन प्राप्त होना ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ सिद्धांत दिए हैं, एक तरफ विद्वान दिए हैं।
संतुलित विकास का सिद्धांत गुरनार मेंडल, एशियन ड्रामा रोस्टोव, असंतुलित विकास का सिद्धांत रेगनर नर्क्स और स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हॉर्समैन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए संतुलित सिद्धांत रेगनर नर्क्स, और यदि बात करें एशियन ड्रामा ये गुरनार मेंडल की है, और बात करें इसकी असंतुलित विकास की हॉर्समैन की है, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ ये रोस्टोव। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का फर्स्ट, ए का 3 बी का फर्स्ट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये कब कब दिए गए थे? यदि बात करें संतुलित विकास सिद्धांत की, संतुलित विकास मॉडल की, तो कब दिया गया था? 1950 के दशक में दिया गया था। और बात करें एशियन ड्रामा की, एशियन ड्रामा 1968 में आई थी, 1968 में प्रकाशित हुई थी। असंतुलित विकास के मॉडल की बात करें तो 1958, और बात करें ये स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये आई थी 1960 के दशक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यदि बात करें हम IMF के बारे में तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा। मुख्यालय की बात करें कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। और इसकी स्थापना की बात करी जाए तो कब हुई थी? 1945 में स्थापना हुई थी। यदि बात करें विश्व बैंक की, 1944 में स्थापना हुई है। और UN की विशेष एजेंसी माना जाता है इसको, UN की विशेष एजेंसी। हेडक्वार्टर सेम ही है, वॉशिंगटन DC में है इसका भी। अब बात करते हैं हम WTO की। WTO की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में ही हुई थी, 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में, जेनेवा में मुख्यालय है। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। यदि बात करें विश्व आर्थिक मंच की, जिसको हम WEF भी कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में स्थापना हुई थी, 1971 में स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था यूरोपीय प्रबंधन मंच। क्या था? यूरोपीय प्रबंधन मंच था इसका नाम पहले। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में है इसका मुख्यालय भी, जो कि स्विट्जरलैंड में है। 1987 में इसका नाम बदल दिया गया था, 1987 में इसका नाम बदलकर विश्व आर्थिक मंच कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मद पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखी जाती है? ऋण की वसूली, करों द्वारा प्राप्त आय, GST और सरकारी उधारों द्वारा
प्राप्त ब्याज। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऋणों की वसूली। और क्या क्या हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियों में बात करें तो बजट द्वारा, ये बजट प्राप्तियों का एक भाग है, ये पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं बजट प्राप्तियों का एक भाग है। इनसे क्या होता है, देयता उत्पन्न होती है, पूंजीगत प्राप्तियों से देयता उत्पन्न होती है। इनमें परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, इनसे परिसंपत्तियों में वृद्धि। ये केंद्र सरकार की देयताओं में वृद्धि करती हैं। केंद्र सरकार की देयताओं में वृद्धि करती हैं और परिसंपत्तियों में कमी करती हैं। परिसंपत्तियों में कमी भी और वृद्धि भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो एक तो होता है पूंजीगत प्राप्ति और एक होता है राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां, इसमें क्या होता है, देयताओं में वृद्धि नहीं होती है। इससे देयता में, जब देयता में वृद्धि न हो और परिसंपत्ति में कमी न हो, देयता में वृद्धि नहीं होनी चाहिए और परिसंपत्तियों में कमी न हो। कमी न हो तो हम उनको राजस्व प्राप्ति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फेमा का लागू होना 2000, सिडबी की स्थापना 1990, अग्रणी बैंक योजना 1977। ऑप्शन डी है सभी सही सुमेलित हैं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा आंसर होगा इसमें। देखिए फेमा की स्थापना हुई थी 2000 में, सही है। सिडबी की जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी, ये भी ठीक है। अग्रणी बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1969 में, 1969 में हुई थी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को समावेशी विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। आर्थिक विकास की ऊंची दरें, आर्थिक संसाधन का केंद्रीकरण, आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ का बंटवारा और वित्तीय समावेशन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण। ये इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, समावेशी विकास के अंतर्गत। समावेशी विकास क्या होता है, आर्थिक विकास की मुख्य धारा से सभी पहलुओं को जोड़ना जो विशेष रूप से वंचित हों।
कौन कौन से पहलू हैं यदि देखा जाए इसमें, तो 3 पहलू हैं। आर्थिक विकास की ऊंची दर, आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ का बंटवारा और वित्तीय समावेशन। ऊंची दरें होंगी तो राष्ट्रीय उत्पाद का आकार बढ़ेगा। यदि इसकी बात करें आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ का बंटवारा, ये जो होता है किसको लाभान्वित करेगा, ग्रामीण और शहरी कमजोर वर्ग के, जो कमजोर वर्ग अधिक लाभान्वित होंगे इससे। यदि बात करें वित्तीय समावेशन की, वित्तीय समावेशन विकास की प्रक्रिया और सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को प्राप्त आय और उन तक उनका पहुंचना सुनिश्चित होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। विधानसभा सीटों वाला जिला है लखनऊ, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, यदि हम विधानसभा की बात करें तो कितनी सीटें हैं, ये इसमें हैं 403 सीटें हैं, 403। तो इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें होगा आपका प्रयागराज। लखनऊ में कितनी है, लखनऊ में है 9, आजमगढ़ में है 10, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 12 और कानपुर की बात करें तो कानपुर में है 10। आजमगढ़ और कानपुर नगर में 10 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते किंतु राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कारण है, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए आर दोनों सही है, व्याख्या करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, ये गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ऐसा नहीं है। मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए गलत होगा तो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत का राष्ट्रपति, भारत का महान न्यायवादी और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, महान न्यायवादी। ये क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसको जो सिर्फ पारिश्रमिक मिलता है वो राष्ट्रपति तय करेगा। पारिश्रमिक राष्ट्रपति तय करेंगे। इसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। यदि बात करें हम कैग की तो ये किस अनुच्छेद में आता है, ये आता है आपका आर्टिकल 148 में आता है, 148 में। यदि इसकी नियुक्ति की बात करें कैग की, इसको कैग भी कहते हैं। यदि इसकी नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और इसका जो कार्यकाल होता है 6 से 65 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 से 65 वर्ष। यदि महान न्यायवादी की बात करें तो ये किस में आता है? ये आता है आर्टिकल 76 में, 76 में आता है। यदि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात करी जाए तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये किस में, किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया आपको 217 में, आर्टिकल 217 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में वर्णित है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा? आर्टिकल 70, आर्टिकल 71, आर्टिकल 72, आर्टिकल 59। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका अनुच्छेद 71 हो जाएगा। यदि बात करें हम 70 की, 70 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्यों का, ये जो राष्ट्रपति के कार्य हैं होते हैं उनसे संबंधित, उनसे जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से जुड़ा है। यदि बात करें हम 72 की तो इसमें क्या है? 72 में क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति। ये कितनी शक्तियाँ होती हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। कौन कौन सी होती है? 5 होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं? यदि बात करें हम 59 की, 59 में क्या दिया है? 59 में दिया है राष्ट्रपति के जो पद किससे संबंधित शर्तें होती हैं उससे संबंधित है। राष्ट्रपति के पद से संबंधित शर्तें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद 19(1) के तहत के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है? जानने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रदर्शन या धरने का अधिकार, हड़ताल या बंद। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, जानने का अधिकार है तो ये तो नहीं होगा। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी है, प्रदर्शन और धरने का अधिकार भी है, लेकिन हड़ताल और बंद करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट, और नहीं पूछा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ ग्रहण करवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आर्टिकल 93 में दिया है, आर्टिकल 93 में क्या दिया है? लोकसभा को लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है। चुनने का अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के रूप में शपथ ग्रहण करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है, यह स्थायी सदन है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, सत्य नहीं है ये। यदि बात करें विधान परिषद के गठन से संबंधित, विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, तो ये किससे संबंधित है, इसका जो गठन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 171 में गठन की बात की गई है इसके, राज्य विधान परिषद के आर्टिकल 171 के तहत। यदि इसे समाप्त करने की बात की गई है, सृजन या समाप्त करने का जो अधिकार दिया गया है राज्य विधान परिषद को, सृजन या समाप्त, तो इसमें क्या हो, ये हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संसद द्वारा वर्ष 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी संघ राज्य द्वारा राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ऑप्शन है हमारे पास में, ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें संसद द्वारा वर्ष 1966 में संघ राज्य क्षेत्र हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सही है। और यह अनुच्छेद 241 संसद को यह शक्ति प्रदान की गई कि वो संघ राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ऑप्शन दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्य महाधिवक्ता के संबंध में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को सुनिश्चित किया गया है और उसके जो वेतन भत्तों का निर्धारण है वो राज्यपाल करता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को सुनिश्चित किया गया है। यदि इसके बारे में बात करें तो ये राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल के
प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसको कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जाएगा? वो राज्यपाल के द्वारा ही हटाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों एवं उनके प्रमुखों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? समिति दिए हैं, प्रमुख दिए हैं। कार्य संचालन समिति के सामने दिए के एम मुंशी, सदन समिति के सामने राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार उप समिति के सामने जे बी कृपलानी, और अल्पसंख्यक मामले की उप समिति के सामने दिया एच सी मुखर्जी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सदन समिति। सदन समिति में राजेंद्र प्रसाद नहीं है तो कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। यदि बात करें राजेंद्र प्रसाद से संबंधित समिति की तो वो है संचालन समिति। संचालन समिति। उस समय 22 समितियों का गठन किया गया था। मूल रूप से 12 समितियां हैं। मूल रूप से कितनी हैं? 12 समितियां हैं। 10 जो समितियां हैं वो 12 में से 10 कार्य अवधि मामले से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सही हैं। ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं करता है। ऑप्शन ए सही है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। ऑप्शन सही है। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है, ये भी सही है। दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। और आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। यदि बात करें हम प्राक्कलन समिति की, किसकी बात करें? प्राक्कलन समिति की यदि हम बात करें तो इसमें केवल कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें। लोकसभा, राज्यसभा का कोई योगदान नहीं होता है इसमें। राज्यसभा का कोई योगदान नहीं। पहले इसमें 25 सदस्य होते थे, लेकिन 1956 के बाद में कितने हो गए? 30 हो गए थे। इस समिति को हम एस्टीमेट कमेटी के नाम से भी जानते हैं, एस्टीमेट कमेटी। चलिए इसमें देखते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। यदि बात करें हम लोक लेखा समिति के बारे में, लोक लेखा समिति में इसमें होते हैं 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पंचायती राज समिति है सारी, और स्थापना वर्ष दिया है। पी के थुंगन समिति के सामने दिया 1988, अशोक मेहता के सामने दिया 1975, एल एम सिंघवी के सामने दिया है 1986, पी वी के राव समिति 1985। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा।
देखिए पी के थुंगन समिति 1988 में आई थी, सही है। अशोक मेहता समिति कब आई थी? अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में आई थी। और LM सिंह भी 1986 और PV राव 1985। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा अशोक मेहता समिति, जो कि 1975 दे रखा है, जो कि है 77 में। स्थापना कब हुई है? 77 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वे आधार हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार, असमर्थता और संविधान का अतिक्रमण। सही ऑप्शन बताना है हमको। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, 1 2 3 कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सिद्ध कदाचार हो जाएगा, ऐसे असमर्थता भी हो जाएगा, लेकिन संविधान का अतिक्रमण नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। यदि न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? हटाने की प्रक्रिया ये दी गई है आर्टिकल 124 के अंतर्गत दी गई है, तो अनुच्छेद 124 भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। सत्य कथन बताना है हमको। केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, सही है। प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी हैं, ये भी ठीक है। आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। यदि हम वित्त आयोग की बात करें तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका आर्टिकल कितने के अंतर्गत? 280 के अंतर्गत आता है। कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कितना है इसका? कार्यकाल इसका है 5 वर्ष, 5 वर्ष है। ये काम क्या होता है, इसका गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो सरकार को, जो सरकार केंद्र सरकार को वित्तीय मामले में सलाह देने के उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है, वित्तीय मामलों पर सलाह देने के लिए। तो जैसे कि अभी केसी नियोगी हैं, अभी बात करें 14वें वित्त आयोग की, तो 14वें वित्त आयोग के कौन है? YB रेड्डी हैं। 15वें की बात करें NK सिंह हैं। 16वें की बात करें जो अभी हैं वो 2 ये अरविंद पनगड़िया हैं। तो ये आपको इनका भी क्रम ध्यान रखना है। शुरू से केसी नियोगी, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर इससे 14वें, 15वें, 16वें, और उससे पहले भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में भाग 14 क और अनुच्छेद 323 क और ख जोड़कर अधिकरण के संबंध में प्रावधान किया गया? 42, 44, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन और 49वें संविधान संशोधन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में हुआ था। ये बात करें तो 1978 में हुआ है, 1978 में हुआ है। यदि 25वें की बात करें, ये कब हुआ है? 1971 में हुआ है, 1971 में। और यदि बात करें 49 की, तो ये हुआ है 1984 में। ठीक है, इसमें क्या है 44 में? इसमें संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये किसके तहत किया गया था? ये 44 के तहत किया गया था। संपत्ति के अधिकार को
फंडामेंटल राइट से हटाकर, यानी कि मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। यदि बात करें 25 की, तो 25 में क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार में ये कटौती करता है, संपत्ति के अधिकार में कटौती से संबंधित है। यदि बात करें 49 की, 49 में क्या दिया है? छठी अनुसूची के प्रावधानों में, छठी अनुसूची के प्रावधानों को त्रिपुरा तक विस्तारित किया गया। ये आपका 49 में दिया है संविधान संशोधन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पूर्वी मानसून। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें क्या राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका उत्तर पूर्वी मानसून। यदि बात करें हम, सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? बात करें केरल, केरल में आता है सबसे पहले। और यदि केरल ना दिया हो, द्वीपों पर दिया हो, तो वहाँ द्वीप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान है 10.55, 21.75 और 11.79 और 32.89%। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 11.79%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एवं अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भाग फर्स्ट 3 से 8, भाग सेकंड 5 से 11, भाग सेकंड अनुच्छेद 4 से 11 और भाग फर्स्ट अनुच्छेद 5 से 11। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, भाग फर्स्ट में क्या है? भाग फर्स्ट में है राज्य। सेकंड की बात करें, सेकंड में है नागरिकता। तो ये है, एक फर्स्ट जो है वो होता है 1 से 4 तक, और यदि सेकंड की बात करें तो ये होता है 5 से 11 तक। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। यदि थर्ड की बात करें, थर्ड में आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। फोर्थ में क्या है? भाग 4 में, भाग 4 में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और बात करें 4K की, 4K में क्या है? 4K में है आपके मौलिक कर्तव्य। और 5 की बात करें केंद्र सरकार, 6 की बात करें तो राज्य सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सूरत विभाजन के पश्चात उदारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए किस एक पत्र पत्रिका की स्थापना की गई है? सर्वेंट ऑफ इंडिया, बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडियन होम रूल और इंडियन रिव्यू। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल। कब प्रकाशित हुई थी बॉम्बे क्रॉनिकल? ये हुई थी आपकी 1913 में प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक कौन थे? हॉर्नीमन, बीजी हॉर्नीमन। यदि बात करें सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की, तो ये कब प्रकाशित हुई थी? ये 1905 में। इसके संपादक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। यदि बात करें बात करें इसकी इंडियन रिव्यू की, इंडियन रिव्यू
1890 में प्रकाशित हुई थी। 1890 में 1890 में ये शुरू हुई थी, 1890 में शुरू हुई थी और प्रकाशित जो हुई थी ये हुई थी 1922 में प्रकाशित हुई थी। होम रूल आंदोलन की बात करें, होम रूल आंदोलन तो 1916 से 1918 में इंडियन होम रूल जो है गांधी द्वारा लिखी गई थी। ये आंदोलन है, यदि इंडियन होम रूल की बात की जाए तो 1909 है। ये किसके द्वारा, कौन संपादक थे, ये गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी इंडियन होम रूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद संबंधित है विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, एशियाई विकास बैंक से, जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान तो ये होगा आपका जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से है, कार्य योजना से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई है लगभग कितनी है, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 91 किलोमीटर, 85 किलोमीटर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 91 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रिएटोफाइटस पौधे पाए जाते हैं आर्द्रभूमि स्थलों पर, मरुस्थलों में, नदियों के तट पर और टुंड्रा प्रदेशों में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। ये जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं मरुस्थल में। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। जड़ें क्या हो जाती हैं इनकी, लंबी हो जाती हैं, जड़ें लंबी होती हैं, जड़ें लंबी होती हैं और गहराई तक जाकर ये क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं। गहराई तक जाकर जल का अवशोषण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है फ्लाउड कमीशन से निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन प्रेरित था। ए ऑप्शन है तेभागा आंदोलन, बी बर्ली आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, बारदौली आंदोलन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तेभागा आंदोलन। यदि बात करें तेभागा आंदोलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुआ था, कब हुआ था, 1946 से 47 के बीच हुआ था। यदि हम बार्ली आंदोलन की बात करें तो ये महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। कब हुआ है, 1945 में हुआ था, 1945 में। बिजोलिया आंदोलन की बात करें तो ये है आपका राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था, 1897 में हुआ था, 1897 में हुआ था। बारदौली आंदोलन की बात करें ये है गुजरात, गुजरात। ये कब हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1928 में, 1928 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तेभागा आंदोलन बंगाल, बर्ली या बार्ली महाराष्ट्र, और बिजोलिया राजस्थान और बारदौली गुजरात। कब कब हुए हैं, तेभागा 1946-47, बार्ली या बर्ली ये हुआ 45 में, बिजोलिया हुआ 1897 में और ये बारदौली हुआ 1928 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, विश्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक सहयोगी संस्था का उद्देश्य विकासोन्मुख देशों के लिए सरल शर्तों पर सबसे दीर्घकालिक ऋणों की व्यवस्था करना है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और ICSID। कमेंट करेंगे और बताएंगे इनमें कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ हमें झील दिए हैं, दूसरी तरफ जिले दिए हैं। गौड़ झील, रामपुर, कुंद्रा समुद्र, उन्नाव, बेला सागर, महोबा, बल्हा पारा, कानपुर। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें क्या राइट होगा। देखिए, गौड़ झील आपकी रामपुर में, कुंद्रा समुद्र, उन्नाव, बेला सागर, महोबा और बल्हा पारा, कानपुर। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कीलोसिस रोग किस एक की कमी से होता है? थायमीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन और एस्कॉर्बिक अम्ल। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। इसको हम विटामिन B2 के नाम से भी जानते हैं, विटामिन B2। ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आती है। यदि कमी होगी तो भार में भी कमी आएगी। जब इसकी कमी होगी तो शरीर के भार में क्या होगा? कमी आएगी। इसकी वजह से इसको कीलोसिस रोग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात है 1907, 1921, 1951, 1943। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1951। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रोग दिए हैं, दूसरी तरफ प्रभावित अंग दिए हैं। रेबीज के सामने दिया तंत्रिका तंत्र, इन्फ्लुएंजा के सामने दिया श्वसन मार्ग और सिफिलिस के सामने दिया जनांग और टाइफाइड के सामने दिया फेफड़ा। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। टाइफाइड से जो प्रभावित अंग है वो कौन सा है? फेफड़ा नहीं है, आंतें हैं, आंत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन दुग्ध जनित हार्मोन है? STH, LTH, ADH, GTH। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका LTH, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, ईंट के भट्टे, नाइट्रस ऑक्साइड, जलमग्न धान के क्षेत्र, कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेशन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल। कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये है ऑटोमोबाइल नहीं, किससे? तो रेफ्रिजरेटर से, रेफ्रिज। ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन क्षरण के लिए, ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर की सहायता से किस प्रकार की आर्द्रता का मापन किया जाता है? सापेक्ष, आपेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना में उत्तर प्रदेश विशेष, ये उत्पाद विशेष के चिन्हांकन का प्रमुख आधार है? रोजगार सृजनशीलता, विकास संभाव्यता, विपणन सामर्थ्य और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए, रोजगार सृजनशीलता भी होगा, विकास संभाव्यता भी होगा और विपणन सामर्थ्य भी होगा। इसमें तीनों होंगे, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये एक जिला एक उत्पाद योजना कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 2018 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र क्या है? परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र क्या है? सतह जो पूरी तरह से जमी रहती है, सतह जो 0 डिग्री सेल्सियस पर रहती है, और सतह जो -5 डिग्री सेल्सियस पर रहती है, और सतह जो कम से कम 2 साल या उससे अधिक समय तक पूरी तरह से जमी रहती है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सतह जो कम से कम 2 साल या उससे अधिक समय तक पूरी तरह से जमी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव विहार जिला, रानीपुर के सामने दिया चित्रकूट, कछुआ के सामने दिया वाराणसी, महावीर स्वामी के सामने दिया सोनभद्र, किशनपुर के सामने दिया लखीमपुर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, महावीर स्वामी। सोनभद्र में नहीं है, सोनभद्र में नहीं है तो कहाँ है? ललितपुर में है। सोनभद्र में नहीं, ललितपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कुछ पंचवर्षीय योजनाओं में गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया था? भारत में औद्योगिक विकास के पथ की गणना करने में, केंद्र से राज्यों को वित्तीय सहायता आवंटित करने में, सरकार द्वारा बाहरी उधारी की अधिकतम स्वीकार्य सीमा निर्धारित करने में, सरकार के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित करने में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्र से राज्यों को वित्तीय सहायता आवंटित करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कैमरा और दूरबीन के लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच का, पायरेक्स कांच का, फ्लिंट कांच का या क्राउन कांच का? क्राउन कांच का। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, फ्लिंट कांच का।
पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ होता है? पायरेक्स प्रयोगशाला उपकरण में और फार्मास्यूटिकल जो होते हैं उसमें होता है, फार्मास्यूटिकल में। प्रयोगशाला उपकरण में और फार्मास्यूटिकल में। यदि बात करें क्राउन कांच की, तो ये चश्मे के लेंस में होता है, चश्मे के लेंस में प्रयोग होता है। इसका धूप चश्मे के लेंस में होता है, धूप धूप चश्मे के लेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है। सबसे उच्च गलनांक वाली धातु प्लूटोनियम, सबसे विषैली धातु टंगस्टन, न्यूनतम घनत्व वाला तत्व आयोडीन और ठोस वाष्पशील अधातु हाइड्रोजन। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, सबसे उच्च गलनांक वाली धातु टंगस्टन है, सबसे विषैली धातु प्लूटोनियम है और न्यूनतम घनत्व वाला तत्व हाइड्रोजन है और ठोस वाष्पशील धातु आयोडीन है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 2 बी का फर्स्ट। ए का 2 बी का फर्स्ट आपका कौन से में मिल रहा है? ये 2 में मिल रहा है। और सी का 4 आपको सी में मिलेगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक पहल संबंधित है यूएनडीपी से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन से, और अंकटाड यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंधित है। आज की वीडियो में हमने कवर किया पार्ट 2, जिसमें हमने देखे 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम पार्ट 3 में टेस्ट 10। पार्ट 3 के साथ मिलेंगे 100 से लेके 140 तक क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आपका करंट वाला पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। और जो डेली के 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं कम्युनिटी पे, जो यूट्यूब का कम्युनिटी होता है या पोस्ट होता है, तो वहाँ पे आप 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आप जवाब दे सकते हैं। डेली के 5 करंट के क्वेश्चन डाले जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से जवाब दे सकते हैं। डेली का न्यूज़पेपर मिल जाता है आपको, उसमें जो अपडेट होता है तो वो भी आपको मिल जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 के साथ। थैंक यू।